कहते हैं कि रुके हुए पानी में वक्त के साथ अशुद्धियां आ जाती हैं, जबकि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति एक ही बात या विचारों में फंसा रहता है वो कभी ऊर्जावान नहीं रहता और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम हमेशा 100% लॉजिकल रहेंगे तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। ऐसे में खुद में भावनाओं और तर्कों का सही घालमेल रखते हुए खुद को संतुलित रखना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, किसी भी काम को पूरा ना करने के पीछे क्या कारण रहे, इसकी वजह भी अगर हम खोजें तो बेहतर होगा। अपनी गलतियों को मानना सीखें, जिससे भविष्य में उन्हें दोहराए ना। अपने आप को हर बार कुछ अच्छा करते हुए गलत साबित करें, यानी अपनी पिछली सफलताओं को गलत साबित करते हुए उससे बेहतर करने का प्रयास जरूर करें। हम अचानक बेहतर नहीं हो सकते, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपने दायरों को पहचान कर उन्हें अपना बंधन ना बनने दें, बल्कि संभावनाओं को साकार करें। रोजाना वो एक काम जरूर करें जो आपको मुश्किल लगता हो। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत कर लेते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी का शताब्दी समारोह नई दिल्ली में संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, राज्यों की लोक लेखा समितियों के अध्यक्ष और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी समापन समारोह में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समय के साथ लोक लेखा समिति की प्रासंगिकता लगातार बढ़ी है। समिति से लोगों की आशा और अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये पीएसी की जिम्मेदारी है कि वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदले और अपनी प्रक्रियाओं को लचीला बनाए। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि समिति अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और लाभ के लिए काम करे। ये अधिकारियों को देश के विकास के लिए जवाबदेह बनाए और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। हम किस तरीके से हमारा राष्ट्र के प्रति जो दायित्व निभा सकते हैं, किस तरीके से समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए संसदीय समितियां व्यापक रूप से काम कर रही है। इन संसदीय समितियों की जो सिफारिशें होती है, उन सिफारिशों को भी सरकार मानती है, क्योंकि संसदीय समितियां डायरेक्ट सीधा संपर्क करती है। चाहे विधेयक बनाने में हो, विधेयक बनाने के लिए जब कानून बनता है उसके लिए भी कानून के पढ़ने वाले प्रभाव के पढ़ने वाले लोगों से चर्चा करती है, संवाद करती है, ताकि कानून सही बने। इसके लिए भी संसद हो या राज्य की स्टैंडिंग कमेटियों का बहुत बड़ा रोल आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के संस्कार धाम के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत के लिए टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की सराहना की है। नीरज चोपड़ा के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका छात्रों के बीच जाना और उन्हें खेलकूद और फिटनेस के लिए प्रेरित करना सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयास से खेल और योग के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ती है। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने महत्वाकांक्षी मेल मिलाप कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत के वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को स्कूली छात्रों के साथ जोड़ना है। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संध्यायक को कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड से हिंद महासागर में गश्त के लिए उतारा गया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि थे। उनकी पत्नी पुष्पा भट्ट ने इस पोत का जलावतरण किया। भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहाज़ों को गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने डिजाइन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि टर्मिनल 3 के अंदर 35 रैपिड RT-PCR परीक्षण मशीनें काम कर रही हैं।
इससे यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का समय 30 मिनट तक भी कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देश की 50% वयस्क आबादी का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में सप्ताह भर चलने वाले आजादी का डिजिटल महोत्सव के अंतर्गत डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में भारत में डिजिटल भुगतान की शुरुआत और उसकी यात्रा दर्शाई गई। उत्सव में सरकार, बैंकिंग, फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर डिजिधन प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया गया और डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा की शुरुआत की गई। जी हाँ प्रीति, अब देश की खबरों के बाद रुख कर लेते हैं राज्य से जुड़ी खबरों की ओर। बिल्कुल, आइए देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों कोनों से आ रहे राज्यों से बड़ी खबरें। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है, जो देश को किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित रखने में सक्षम है। वे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन मिलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजाब में कपूरथला के सैनिक स्कूल गए थे। राज्यपाल ने वहां उपस्थित छात्रों के साथ अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल अपने आप में एक महान संस्था है और पंजाब की धरती ज्ञान, शक्ति और गुरुओं के बलिदान की भूमि है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के पहले मामले का पता चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने संवाददाताओं को बताया कि तंजानिया से वापस आए इस मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गुजरात में भी कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला जामनगर में मिला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिम्बाब्वे से आए 72 वर्ष के एक व्यक्ति में नए वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। जामनगर के सरकारी अस्पताल में इस व्यक्ति का पृथकवास वार्ड में इलाज चल रहा है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मणिपुर के लिए आयुष विकास पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने बताया कि आयुष मंत्रालय ने मणिपुर में 15 आयुष डिस्पेंसरियों, 10 बिस्तरों वाले 7 अस्पताल और 50 स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र निर्मित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर औषधीय पौधों के संबंध में समृद्ध है और आयुष मंत्रालय ने राज्य के प्रत्येक जिले में 16 नर्सरी विकसित करने तथा 100 स्कूलों में औषधि बगीचे लगाने का फैसला भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से मणिपुर के लोग औषधीय पौधे लगाने और औषधीय बगीचे बनाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और मणिपुर के लोगों की आय में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में इस चुनाव में अगले वर्ष 6 और 28 जनवरी, साथ ही 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिला पंचायत सदस्यों के 850 पदों, जनपद पंचायत के 6,727 सदस्यों, 22,581 सरपंचों और 3,62,754 पंचों के चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 9 जिलों में मतदान होगा, दूसरे चरण में 6 जिलों में वोट डाले जाएंगे, बाकी 36 जिलों में अंतिम चरण में वोट पड़ेंगे। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 21वें भारत रूस वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए चंद घंटों की भारत यात्रा पर पहुंचेंगे और इस दौरान यात्रा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में शाम को होने वाली बैठक पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्वाड और अफगानिस्तान पर दोनों देशों के बीच जारी मतभेद और चीन भारत तनाव के बीच पुतिन की इस यात्रा को खासा महत्व दिया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे में दोनों देश 5,000 करोड़ से अधिक के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे पर मुहर लगाएंगे। साथ ही व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 का मॉडल भी उपहार स्वरूप सौंपेंगे। भारत को इस रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के प्रतीक के रूप में ये मॉडल रूस सौंपेगा। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय तक सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका यूक्रेन अब नाटो में शामिल होकर पश्चिमी देशों के धड़े में
शामिल होना चाहता है। रूस यूक्रेन की सीमा पर भारी सैन्य बल तैनात कर रहा है। इस पर रूस को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकियां लगातार दी जा रही हैं। इसी मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल पर खास बात करेंगे। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को भारी आर्थिक कीमत चुकाने को तैयार रहने की चेतावनी दी है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी ऐसे प्रतिबंध लग चुके हैं। नाटो ने यूक्रेन को सेना को मजबूत करने के लिए पर्याप्त मदद भी दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अबू धाबी में 5वें भारतीय महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विश्व में नौवहन और हवाई क्षेत्र में निर्बाध व्यापार की स्वतंत्रता का सम्मान करने के महत्व पर बल दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन की बढ़ती क्षमताओं के कारण उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे संपर्क, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सत्ता और प्रभाव के बदले हुए स्वरूप पर बहस भी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी और कोविड महामारी के कारण हिंद महासागर क्षेत्र में स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या पैदा हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्वाड देशों के समूह ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन सहयोग, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सहित कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मजबूत कार्य योजना विकसित की है। विदेश मंत्री ने सम्मेलन से अलग संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने अबू धाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के स्वर्ण जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश भी अल नाहयान को दिया है। अमेरिका के कई राज्यों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की तादाद में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्थानीय प्रसार भी बढ़ा है। न्यूयॉर्क में शनिवार को ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल मामले 8 हो गए हैं। राज्य स्वास्थ्य आयुक्त मैरी बेसेट ने कहा कि न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन का सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है, जबकि अस्पताल डेल्टा संक्रमण के मरीजों के भर्ती होने के दबाव में है। 30 दिनों में संक्रमण दर यहां पर 2 गुना हो चुका है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी फटने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 100 लोग जख्मी भी हुए हैं। कुछ लोग पहाड़ के आसपास फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पूर्वी जावा प्रांत में कल माउंट सेमेरू फट गया और ये इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुरबाया से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ज्वालामुखी से 12,000 मीटर ऊंचा धुआं निकला और गड्ढे से लावा का जो प्रवाह है वो 500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैल गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि 900 से अधिक निवासियों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग वहां मौजूद हैं। और आइए अब एक नजर डाल देते हैं आज की गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो लोकसभा में आज द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यसभा में आज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा आज अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति रायगढ़ किला जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कुछ सेहत की। बिल्कुल। और सेहत की बात करने में हम बता देते हैं कि सर्वाइकल का दर्द एक आम समस्या है। बिल्कुल। और सर्वाइकल की जैसा आपने भी बताया प्रतिबिंब की आम समस्या है। हम जानते हैं कि जो लाइफस्टाइल अब हो गई है, बैठे बैठे काम करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम कहें, तो सर्वाइकल
एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई सर्वाइकल की समस्या से पीड़ित है। तो जैसा हम बता रहे हैं कि घंटों बैठकर काम करना इसका एक बड़ी वजह है। जी जी। और अक्सर गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है लोगों को, जिसे वो कुछ साधारण सा दर्द समझ लेते हैं और हल्की सी गर्दन की एक्सरसाइज या योग कर लेते हैं और मानने लगते हैं कि उन्हें गर्दन के दर्द से निजात मिल गई है। ये दर्द युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक देखने को मिल रहा है। क्या आपको पता है कि जिसे आप गर्दन का दर्द कहते हैं वो सर्वाइकल पेन है, जिसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये दर्द आपको और भी कई बीमारियों की चपेट में डाल सकता है। बिल्कुल। तो सर्वाइकल का जो पेन है या सर्वाइकल आखिर है क्या और इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि इससे हमें निजात मिल सके, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, कोहनियों को मोड़ें और अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं को दाएं कंधे पर रखें। ध्यान दें पीछे की ओर क्रॉस की आकृति बन जाए। कोहनियां कान के समीप हों, कमर गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह उत्तान मंडूकासन का अभ्यास आपकी गर्दन की और कंधे की मांसपेशियों को सशक्त कर सर्वाइकल पेन के मैनेजमेंट में लाभदायक है। श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें, भुजाओं को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस लाएं और विश्राम करें। इस अभ्यास को एक बार और दोहरा जाएं। धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। तो ये आसन जो बताया गया है अभी, हम वही कहते हैं कि देखने में आसान लगता है लेकिन इसे बहुत आराम से करना है और अगर लगातार करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर जो सर्वाइकल पेन की समस्या है उससे परमानेंट निजात मिल सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब और एक नज़र डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। रात 8 बजे आज की खबर और रात 8:30 बजे मुद्दा आपका। रात 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अभिव्यक्ति, 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे हाउस हाइलाइट्स और रात 10:30 बजे सदन दिन भर। इसके बाद रात 11 बजे देखिए क्वेश्चन आवर। इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
6 दिसंबर वर्ष 1704 में चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और वजीर खान की मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के 40 बहादुर सिख थे, तो वहीं दूसरी तरफ वजीर खान लाखों मुगल फौज के साथ था। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन 40 सिख वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध में गुरु साहिब के दोनों बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह अद्भुत वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। इस युद्ध में लगभग 10 लाख मुगल सैनिकों पर 40 सिख भारी पड़े थे। 6 दिसंबर वर्ष 1946 में होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए की गई। वर्ष 1962 के चीन युद्ध में एक बार फिर पुलिस को मददगारों की जरूरत महसूस हुई। परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर वर्ष 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है। पुलिस के छोटे भाई की तरह नजर आने वाले होमगार्ड देश भर में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। चौराहा हो या दंगाग्रस्त इलाका, चुनाव हो या फिर सरकारी दफ्तर, होमगार्ड हर जगह तैनात रहते हैं। 6 दिसंबर वर्ष 1956 में भीमराव रामजी आम्बेडकर का निधन हुआ। वे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने बौद्ध दलित आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। वर्ष 1990 में आम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी हाँ, जैसे कि आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब आम्बेडकर का, और उस समय के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे और तमाम भारतीयों को कहते थे कि अगर कुछ बनना है, करना है, तो पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और आज का इतिहास जानने के बाद हमने जैसा बताया भी था कि जो संसद की लोक लेखा समिति है उसने अपने 100 साल पूरे कर लिए, और जाहिर तौर पर एक संसदीय इतिहास पर अगर हम नजर डालें प्रतिबिंब, तो ये अपने आप में एक अहम क्षण बन जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। संसद के लोक लेखा समिति पीएससी का शताब्दी समारोह नई दिल्ली में संपन्न हो गया। लोक लेखा समिति यानी वो समिति जो भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, और प्रीति आज जो है हम लोग 100 वर्ष का समारोह मना रहे हैं। बिल्कुल। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद इस समारोह में शामिल हुए। और इस अवसर पर संसद भवन परिसर में एक वॉक थ्रू प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुड़े पिछले 100 वर्षों के इतिहास को दर्शाया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी संसद की लोक लेखा समिति, ये संसद की बेहद महत्वपूर्ण समिति है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1921 में पहली बार इस कमेटी का गठन किया गया, और देश इसका शताब्दी वर्ष मना रहा है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सत्र का उद्घाटन किया। फिलहाल यहाँ पर हम पार्लियामेंट लाइब्रेरी में हैं। आप देख सकते हैं कि इस मौके पर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो पूरी यात्रा है, पूरी समिति की जो यात्रा है, उसके बारे में किस तरीके से आप यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि साल 1921 से लेकर के अब तक जो पूरी जर्नी रही है और इसमें किस तरह का कामकाज होता है, उसका बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट लाइब्रेरी के ज़रिए इसको दिखाया गया है। दरअसल जो ये समिति है, इसको ये वित्तीय मामलों में राष्ट्र का एक सजग प्रहरी माना जाता है, और सही मायने में बेहद महत्वपूर्ण समिति इसको हम कह सकते हैं। और देखिए कि किस तरह से लोक लेखा समिति के जो समूह चित्र हैं उनको दिखाया गया है। जो पब्लिक रिलेशंस से जुड़ी चीज़ें हैं, प्रेस क्लिपिंग्स हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ख़ास तौर पे जो डिबेट्स हैं उनका भी समावेश इसमें जो है
किया गया है। सिफारिशों के आधार पे जो रिकमेंडेशंस हैं, जो कार्यान्वयन हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फ़िलहाल जो डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को इस एग्जीबिशन में डिजिटाइज किया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी। हम बता दें, इसके अलावा 2 दिवसीय लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह में आए संसद सदस्य, राज्यों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी और राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। और इस दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना गौरी दिवाकर और उनकी टीम ने ओडिसी, कथक और भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। तो लोक लेखा समिति के 100 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी थी। इसमें तमाम जो राज्य थे उनके कलाकारों ने अलग अलग संस्कृति का जो इतिहास एक तरह से उसे सबके सामने रखा। और थोड़ी देर के लिए तो मैं खो गया था जी। मैं भूल गया था कि हम हेलो इंडिया में हैं। और आइए, जैसा हमने जिक्र भी किया कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि है आज। उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। वो भारतीय एक तरह से बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों, पिछड़े जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। इसलिए आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाज सुधारक, विचारक और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार। उन्होंने कमजोरों को दिलाई राजनीतिक हिस्सेदारी और किया आह्वान, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बनो महान। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर ने जीवन में किए कई बड़े काम। पिछड़ों और महिलाओं के हक की उठाई आवाज। भारत सरकार ने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1990 में दिया
भारत रत्न सम्मान। और सीधा चलते हैं संसद भवन परिसर के समक्ष, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस का एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा सभापति के द्वारा। अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और याद कर रहे हैं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और उन्होंने देश को जो मार्ग दिखाया है उस पर चलने का संकल्प लेने का ये दिन है, ये अवसर है। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन परिसर में इस समय सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं। राम जी के घर जग में भी एक सपना
जाने महान ये जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। दीन दुखी गरीबों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत वाले बाबा साहेब। दीन दुखी गरीबों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत वाले बाबा साहेब। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सारे गप्पा करे सा, करे सा गा पानी पामा गा, करे सारे गप्पा करे सा, करे सा गा पानी पा गरी पामा गा। दानी दा बना, दानी दा बना, दानी दा बना। जात पात और छुआछूत का भेद मिटाने वाले, पीड़ित मानवता का स्वरूप। जी हाँ, ये थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस से जुड़े हुए कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें। जी हाँ, और अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर आपसे ठीक सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। तुमने बनना सिखलाया, तुमने बनना सिखलाया, तुमने बनना